नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो जुलाई की न्यूज़ के साथ हम लोग हाजिर हैं और हैंड रिटन न्यूज़ है ये जुलाई और अगस्त महीने की। जून तक की न्यूज़ हमने घटनासार बुक के माध्यम से और हैंड रिटन मोड में पूरी की पूरी कवर करा दी है। तो अभी आपका जुलाई और अगस्त का भी कराने का पूरा प्रयास है। इसको करने के बाद कोशिश करेंगे कि आज का आज ये ख़त्म हो जाए या मे बी कल तक ख़त्म हो, और कल फिर अगर आई दृष्टि घटना चक्र आती है तो उसको भी कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो पहली न्यूज़ क्या है? पहली न्यूज़ है मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को ये सेलिब्रेट किया जाता है मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए, जो इंटरनेशनल डे है। तो इंग्लिश में एक चीज़ लिख सकते हैं कि इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम। ठीक है, ये कंजर्वेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, उद्देश्य क्या है इस चीज़ का? पारिस्थितिकी तंत्र को मैंग्रोव के संरक्षित करने का। तो जागरूकता को बढ़ाना है कि मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र की जागरूकता बढ़ाएंगे, किस तरह से मैंग्रोव्स इंपॉर्टेंट है हमारे इकोसिस्टम के लिए। उसको 2015 में अपनाया गया था यूनेस्को के द्वारा इसको, और पहली बार 26 जुलाई 2016 को मनाया गया था। तो 26 जुलाई किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है, वो चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। दूसरा जो न्यूज़ है ये भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी का है, जिस पर इंपॉर्टेंट लिखा है वो न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा जो न्यूज़ है वो है असम मोइदम। तो इसको भी कवर किया गया था, फिर भी बता दे रहा हूँ। असम मोइदम में अहोम राजवंश के टीले वाले कब्रिस्तान को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। तो पहला तो ये है कि कल्चरल साइट पहली बनी है असम की जिसको शामिल किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। क्या कह रहा है? कल्चरल कैटेगरी में या 43वीं हेरिटेज साइट है। ठीक है, तो 43rd साइट है ऑफ कल्चरल कैटेगरी। ठीक है, उसके बाद घोषणा कहाँ हुई? तो दिल्ली में चल रहा था वर्ल्ड हेरिटेज काउंसिल, उसके 46वें सेशन में इसकी घोषणा की गई। असम के, अब मोइदम के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं कि मोइदम है क्या। तो जो असम के राजा रानी और कुलीनों के दफन टीले हैं यानी कि कब्रगाह है, वही मोइदम है। इसमें दफनाना या मृतक की आत्मा को रखना ऐसा समझा जाता है मोइदम को। तो इसका अर्थ आपका दफनाना या मृतक की आत्मा से समझ सकते हैं। इसका आकार जो है छोटे टीलों से लेकर के बड़ी पहाड़ियों तक हो सकता है, और मृतकों को उनके कपड़ों, आभूषण और हथियारों के साथ दफनाए। तो ऐसा पहले भी होता था, बुरझोम और अन्य जगहों पर हमने देखा है कि मनुष्य के साथ कुत्तों को या फिर कुछ खाने का सामान अन्य स्थानों पर दफना दिया जाता था। ठीक है, जैसे मम्मी हम लोग देखते थे कि जो मिस्र की सभ्यता थी वहाँ पर बहुत सारे आइटम्स अपने जो उनके राजा होते थे उनके डेथ के बाद पिरामिड बनाते थे और बहुत सारी चीज़ें साथ में दफनाते थे। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट की पहली सांस्कृतिक महत्व की जगह यूनेस्को लिस्ट में शामिल हुई है। असम पर ताई अहोम राजवंश ने लगभग 600 वर्ष तक शासन किया था, और उन्हीं का जो है ये क्या बोलते हैं कि विरासत है एक तरह से। मोइदम जो है राजधानी इनकी हुआ करती थी चराइदेव। ठीक है, अगला जो न्यूज़ है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि केंद्र सरकार ने 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। तो सिंपल सी हेडिंग है, हेडिंग में ही सब कुछ पता चल जा रहा है। बस कब तक खोलने का लक्ष्य रखा है? तो 31 मार्च 2027 तक खोलने का लक्ष्य रखा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछे जाने की संभावना है इसके, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आप देखोगे अक्सर पूछे जाते हैं। जून 2024 तक 547 जो है केंद्र खोले जा चुके हैं। 25,000 का लक्ष्य रखा है, थोड़ा बड़ा लक्ष्य है। ठीक है, अगला जो न्यूज़ है हम लोग की वो है भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा। तो पहली इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटी स्टार्ट हो रही है, इंटीग्रेटेड। ठीक है, ठीक है, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटी। ठीक है, तो कहाँ पर स्टार्ट हो रही है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो मुंबई का है, ठीक है, जिसको न्यावा सेवा भी कहते हैं, वहाँ पर स्टार्ट हो रही है, और भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सेवा है। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 284 करोड़ रुपए के साथ पीपीपी मॉडल पर यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर इस परियोजना को मंजूरी दी है। यानी कि प्राइवेट सेक्टर भी होगा जो कि पब्लिक सेक्टर के साथ मिलकर के काम करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा या इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटी कहाँ पर स्टार्ट हुई है? तो न्यावा शेवा या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आप याद कर सकते हो, मुंबई का। ठीक है, अगला है मॉडल कौशल ऋण योजना। क्या है ये? तो कौशल विकास व उद्यमिता राज्यमंत्री जो हैं जयंत चौधरी द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, और देश भर में तो इस ऋण योजना में 25,000 युवाओं को शिक्षा और कौशल उन्नयन के अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा
कि टोटल 25,000 युवाओं को शिक्षा और कौशल उन्नयन के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ क्या कह रहा है कि ऋण राशि की सीमा को बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, पहले 1.5 लाख रुपए के आसपास ये थी। ठीक है, यहां से बढ़ा करके जो है 7.5 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, अगली न्यूज जो है वो है स्वचालित ट्रेन सुरक्षा, यानी कि ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन। ठीक है, क्या नाम है उसका? उस प्रणाली का नाम है कवच। आपको याद भी होगा कि बहुत सारी ट्रेनें जब कभी ऐसा दुर्घटनाग्रस्त होती हैं तो उस समय न्यूज़पेपर्स में बात चलती है कि जो नई ट्रेन आ रही है, जैसे वंदे भारत हो गई या फिर T18 एक ट्रेन आई थी, वो सब हो गई तो उसमें जो है लगा रहता है, ठीक है, कवच फैसिलिटी। लेकिन जो पुरानी ट्रेनें हैं उसको भी कवच से लैस कर देना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रणाली को तैनात किया गया है। कितने में किया गया है? तो कह रहा है कि 1465 रूट किलोमीटर पर 144 इंजनों में अभी तैनात किया गया है। और कवच क्या है? तो ये स्वदेशी रूप से विकसित ATP है, यानी कि ऑटोमेटेड ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्निक है, जिसके लिए उच्चतम क्रम की सुरक्षा की आवश्यकता होती है। बेसिकली होता क्या है कि जो लोको पायलट है, यानी कि जो ट्रेन चला रहा है, ये कवच जो है उसको निर्दिष्ट गति सीमा के भीतर चलाने का निर्देश देती है। और इन केस अगर कोई गलती होती है तो ऑटोमेटेड ब्रेक, स्वचालित रूप से ब्रेक लगाता है। ठीक है, तो ऑटोमेटेड ब्रेक लगाता है, जिससे जो है क्या होता है, जो भी दुर्घटना होने वाली रहती है वो न्यूनतम क्षति की ओर जाती है या फिर जीरो क्षति की ओर जाती है, यानी कि क्षति नहीं होती है उससे कोई भी। और अगर मौसम खराब होता है उस केस में भी ट्रेन को स्वचालित रूप से चलने में सहायता करता है। तो ये नेक्स्ट न्यूज़ थी। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है। क्या है न्यूज़? कह रहा है कि पार्ले सबसे ज़्यादा चुना जाने वाला इन होम FMCG ब्रांड बना हुआ है। ठीक है, तो FMCG क्या होता है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहलाते हैं, यानी कि जो चीज़ मार्केट में आती है और उसको खा पी के हम लोग खत्म कर लेते हैं 2-3-4 महीने में। ठीक, तो उसमें जो है पार्ले सबसे ज़्यादा चुना जाने वाला इन होम, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, इन होम FMCG है। ठीक, बहुत सारी बात कर रहा है यहाँ पर, बहुत सारे लोग आए थे, जिसमें CRP स्कोर जो है वो 7980 मिलियन पा करके पार्ले लगातार 12वें साल, इंपॉर्टेंट ये बात है कि 12वें साल जो है इन होम ब्रांड पहले नंबर का बना हुआ है। अब CRP क्या होता है? तो कंज्यूमर रीच पॉइंट्स बोलते हैं, जिसमें पार्ले को 7980 मिलियन पॉइंट्स मिले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है कि इन होम ब्रांड में पार्ले पहले नंबर पर है। अगला है फिल्म निर्माता शेखर कपूर, जिन्होंने बैंडिट क्वीन बनाई थी और वो जो घड़ी पहन के गायब होता है, कौन सी मूवी थी? मिस्टर इंडिया। ठीक है, तो मिस्टर इंडिया बनाई थी। इनको जो है IFFI महोत्सव निदेशक नियुक्त किया गया है। फुल फॉर्म क्या है इसका? तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल, ठीक है, फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ठीक है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI महोत्सव का निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? तो शेखर कपूर को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगर किसी ने प्रधानमंत्री सीरियल देखा होगा आज तक का, नहीं सॉरी ABP का, तो आप लोग को पता होगा शेखर कपूर कौन है। अगर नहीं देखे हो तो प्रधानमंत्री सीरियल कोशिश करो कि प्रधानमंत्री सीरियल आप डालोगे, ठीक है, शेखर कपूर का। ठीक, तो इसको जो है एग्जाम से पहले टारगेट करो कि एक एक एपिसोड करके देख लो परिवार में साथ में बैठ करके। ठीक है, अपने प्रधानमंत्री लोगों के बारे में आपको ठीक ठाक जानकारी हो जाएगी और एक स्टोरी माध्यम से चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो गोवा में होता है ये IFFI, और इसके 55वें और 56वां अभी होने वाला है कुछ दिन बाद। ठीक है, तो इसमें 55वें और 56वें संस्करण के लिए अध्यक्षता करेंगे शेखर कपूर। ठीक है, इन्होंने मासूम, मिस्टर इंडिया, बैंडिट क्वीन जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है। अगली जो खबर है वह है शाहरुख खान को उनकी छवि वाले कस्टम गोल्ड सिक्के जारी करके सम्मानित किया गया है। तो पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम द्वारा यह काम किया गया है, याद रखना है, पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम द्वारा ये काम किया गया है। ठीक है, MUSEUM। ठीक है, यह सम्मान पाने वाले पहले बॉलीवुड के अभिनेता बने हैं। और ग्रैंड्स बुलेवार्ड्स पर स्थित इस वैक्स म्यूजियम ने पहले भी एक मोम की मूर्ति बनाई थी और इनको अमर किया था। ठीक, तो ये चीज़ याद रखनी है कि ग्रेविन म्यूजियम जो है वो पहले भी एक मोम की भी मूर्ति बना चुका है शाहरुख खान की। ठीक है, और अभी जो है इनको कस्टम गोल्ड सिक्के जारी करके सम्मानित किया है फिर से। अगला है ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप। कहाँ स्थापित हुआ है ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप? ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप, ठीक है ना,
ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप स्थापित हुआ है लद्दाख में, और ये जो टेलीस्कोप है 116 मीटर लंबे इमारत के आकार के क्षुद्र ग्रह की तस्वीर को अभी खींचा है। ठीक है, तो किसी एस्ट्रॉयड की तस्वीर खींचा है जो कि एक 116 मीटर लंबे इमारत के आकार का था, और पृथ्वी के सबसे करीब से गुजरने के दौरान इस क्षुद्र ग्रह की जो फोटो है वो कैद की गई है। अब ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप के बारे में जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यंग सुपरनोवा, पृथ्वी के निकट के क्षुद्र ग्रह का अध्ययन ये करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, यानी कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है, या सुपरनोवा है, और जो पृथ्वी के नज़दीक जितने भी एस्ट्रॉयड्स हैं उन सब का ये क्या करेगा, अध्ययन करेगा ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप। पूरी तरह से रोबोटिक है, यानी कि रोबोट से संचालित है, और ये पहला ऑप्टिकल रिसर्च टेलीस्कोप है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्टिकल रिसर्च टेलीस्कोप भी है। ठीक है, और भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु और आईआईटी बॉम्बे के द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, तो भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु, तो इसी को बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक, प्लस आईआईटी बी मतलब आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, इन दोनों ने मिल करके ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप को बनाया है। ठीक, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ क्या है? अगली है केंद्रीय जल आयोग, जिसको सेंट्रल वाटर कमीशन CWC कहते हैं। इसको क्या मिला है, एक सेकेंड, इसको क्या मिला है, GEEF ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो GEEF क्या है? ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल फाउंडेशन द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित ग्लोबल वाटर टेक समिट जो हो रही थी 2024 में, उसमें वर्ष का जल विभाग यानी कि वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर श्रेणी के तहत ग्लोबल वाटर टेक से सम्मानित किया गया है। ठीक, सिंपल सी बात है, बस केंद्रीय जल आयोग का नाम याद रखिए, यानी कि CWC, और फिर आप याद रखिए ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार। ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस अगर आपसे पूछा जाए कि इस वर्ष का गीफ द्वारा यानी कि ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार किसको मिला है, तो CWC को मिला है, यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन को मिला है। IES का जो एग्ज़ाम होता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, या ESC भी कहते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, उसके तहत जो है CWC में अपॉइंटमेंट होती है। उसके अलावा भी अपॉइंटमेंट होती है बहुत सारा, मतलब अलग अलग इंजीनियरिंग के एग्जाम के थ्रू, बट IES के थ्रू या ESC के थ्रू डायरेक्टली होती है। ठीक, गीफ क्या करता है, मतलब बहुत सारा डेटा संग्रह करता है, जैसे बाढ़ का पूर्वानुमान लगाता है कि कहाँ बाढ़ आने वाली है, जलाशय भंडारण के बारे में बताता है, इसके अलावा जल की गुणवत्ता निगरानी और तटीय क्षेत्र प्रबंधन इत्यादि चीज़ों को मैनेज करता है। ठीक है, CWC की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकारा गया है इन सारी चीज़ों में गीफ के द्वारा। ठीक है, CWC क्या है? सेंट्रल वाटर कमीशन भारत में एक अग्रणी तकनीकी संगठन है जो कि राज्य सरकारों के परामर्श से बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, नौवहन, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत के लिए जल संसाधन योजनाओं के आरंभ करने में और समन्वयन करने को और आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। गीफ एक गैर लाभकारी कंपनी है। ठीक है, नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी कह सकते हो, जिसे 2022 में भारत में शामिल किया गया था। ठीक है, अगला हुआ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विश्व शिक्षा सम्मेलन। तो वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है? दुबई में। तो पहला पॉइंट यही याद रखना है कि वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस या विश्व शिक्षा सम्मेलन कहाँ हुआ? दुबई में हुआ। अब उसमें भी हुआ कहाँ पर? तो हमदान बिन मोहम्मद स्मार्ट यूनिवर्सिटी दुबई में जो है, और फेडा के द्वारा आयोजित विश्व शिक्षा सम्मेलन को टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया द्वारा जो है शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो इस शिक्षा सम्मेलन में आपका टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया की शुरुआत हो रही है। ठीक है, वो गलत बोल दिया हूँ मैं, टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया का शुभारंभ किया गया। अब ये जो टेल्फी है या टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया जो है, उसका उद्देश्य है इंजीनियरों को सशक्त बनाना। ठीक है, इस सम्मेलन में शैक्षणिक क्षेत्रों में 150 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जो कि उत्कृष्टता का प्रदर्शन करेंगे और भारत में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जो विचार हैं उनका आदान प्रदान भी करेंगे। तो पहले चीज़ तो यही याद रखनी है कि विश्व शिक्षा सम्मेलन कहाँ हुआ 2024 का? दुबई में हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि जो फेडा के द्वारा आयोजित था ये विश्व शिक्षा सम्मेलन, उसमें टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया का शुभारंभ किया गया। यह ऐसे पूछ सकता है कि टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया का शुभारंभ कहाँ किया गया? ठीक है, तो आप बता देना कि जो वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई है, कॉन्फ्रेंस दुबई में हुई है, वहीं पर किया गया। फेडा क्या है? तो भारत का अग्रणी NGO है, गैर लाभकारी
संगठन है, एक एनजीओ है ये, जिसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है, फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको जाननी थी। ठीक है, अगला जो है आइडियाज़ फॉर लाइफ। आइडियाज़ फॉर लाइफ क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो आइडियाज़ फॉर लाइफ 29 जुलाई 2024 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के लिए ऑनलाइन नवाचारों को एकत्रित करने के लिए आईआईटी दिल्ली में आइडियाज़ फॉर लाइफ का शुभारंभ किया। तो काम क्या है, जो भी आइडिया आएंगे, यानी कि जो भी इनोवेशन है उसको, जो भी नवाचार है उसको ऑनलाइन रूप से लेने के लिए या संग्रहित करने के लिए, एकत्रित करने के लिए आइडियाज़ फॉर लाइफ का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, छात्रों, विद्वानों और संकायों से पीएम मोदी के संसाधन जागरूकता और मिशन लाइफ के दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए विचारों का योगदान करने का आग्रह किया है। ठीक है, अब मिशन लाइफ क्या था, मिशन लाइफ जो है पर्यावरण सुरक्षा यानी कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और उसके संरक्षण यानी कि एनवायरनमेंट सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन द्वारा व्यक्तिगत एवं सामुदायिक कार्यवाही को प्रेरित करने हेतु भारत के नेतृत्व में एक वैश्विक जन आंदोलन है जिसका नाम है मिशन लाइफ। ठीक है, कुल मिलाकर के पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण से रिलेटेड है ये चीज़। ठीक है, तो ये भी आपको न्यूज़ समझ में आई होगी कि आइडियाज़ फॉर लाइफ जो है वो है क्या। तो आईआईटी दिल्ली में जो भी नवाचारी विचार हैं, ठीक है, यानी कि इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, उनको ऑनलाइन एकत्रित करने के लिए एक तरह का आप समझ सकते हो प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आइडियाज़ फॉर लाइफ। अगली न्यूज़ है जिया राय के बारे में। तो बस इतनी बातें इस तरह की चीज़ों में याद रखनी रहती है कि जिया राय जो है वो किस खेल से संबंधित है। तो पैरा तैराक है। ठीक है, यानी कि एक तरह की स्विमर है ये, लेकिन जैसे पैरा एथलीट होते हैं तो पैरा तैराक हैं ये। ठीक है, जो कि अकेले इंग्लिश चैनल पार। अब इतनी ज़्यादा न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये सबसे कम उम्र की है। ठीक है, दुनिया में सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक बन गई हैं, जिनका नाम है जिया राय, जो कि इंग्लिश चैनल को पार की हैं। तो लगभग 34 किलोमीटर की दूरी इन्होंने 17 घंटे 25 मिनट में पूरी की है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक गई, तो इंग्लैंड में एबॉट क्लिफ से लेकर के फ्रांस के पॉइंट डे लॉ कोर्ट ड्यून तक ये गई हैं। इसके बाद जानना ये है कि इन्होंने इंग्लिश चैनल की जो अपनी असाधारण विजय थी, जो इन्होंने जिया राय ने पूरा किया, उसको ऑटिज्म के बारे में जागरूकता बढ़ाने को समर्पित कर दिया। तो ऑटिज्म एक, ठीक है, डिजीज़ है। हालांकि कहीं कहीं आपको सर्च करने पर ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं मिलेगी। इसमें क्या होता है कि जो भी ह्यूमन बीइंग है, यानी कि मनुष्य जिसको ये प्रॉब्लम होती है, वो थोड़ी डिफरेंट थिंकिंग रखता है। ठीक है, तेज प्रकाश से मतलब अगर तेज प्रकाश है, ठीक है, या लाइट या आवाज़ है, तो इससे थोड़ा असहज महसूस करता है। ठीक है, ऑटिज्म वाला व्यक्ति। इसके साथ साथ और भी है कि जैसे सामाजिक रूप से घुलना मिलना थोड़ा कम होता है। कोई ऐसी परिस्थिति आई जो कि उसके सामने पहली बार आ रही हो, असाधारण परिस्थिति, सपोज करो कि कहीं पर बाढ़ जैसी स्थिति उसने देखी, तो वो सामान्य लोगों से ज़्यादा भयभीत होता है। ठीक है, तो ऑटिज्म जो है एक तरह की न्यूरो प्रॉब्लम कह सकते हो आप, थोड़ी सी। ठीक है, चलिए, चीन 2025 में विश्व का पहला थोरियम मोल्टन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन गोबी मरुस्थल में स्थापित करेगा। तो ये जो हेडिंग है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अंदर का जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ वो तो इंपॉर्टेंट है या नहीं है, वो डिपेंड करता है, लेकिन जो हेडिंग है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चीन विश्व का पहला थोरियम मोल्टन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन लगा रहा है। कहाँ लगा रहा है, तो गोबी मरुस्थल में लगा रहा है, जो कि ऊपर मंगोलिया के पास स्थित है। और कब तक लगाएगा, तो 2025 में लगाएगा। ठीक है, कह रहा है कि इस परमाणु ऊर्जा स्टेशन में ईंधन के रूप में यूरेनियम की जगह थोरियम का प्रयोग होगा। ठीक है, थोरियम का एक अयस्क जो है वो है मोनाजाइट, जो कि पाई जाती है आपकी केरला के जो कह सकते हो मिट्टी है या बालू जो वहाँ के हैं। ठीक है, वहाँ पर मोनाजाइट थोड़ा सा पाया जाता है। शीतलक के लिए इसमें जल की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब थोरियम का यूज़ होता है तो ईंधन के रूप में किसी भी न्यूक्लियर प्लांट में, तो उसमें वाटर की आवश्यकता उतनी नहीं होती है शीतलक या कूलेंट के रूप में। ये क्या करेगा, ऊष्मा को स्थानांतरित करने व विद्युत उत्पादन के लिए तरल नमक या CO2 का उपयोग करता है। ठीक है, तो जो भी हीट ट्रांसफ़र है, हीट ट्रांसफ़र के लिए लिक्विड नमक, लिक्विड सॉल्ट या CO2 का जो है यूज़ करता है। डिज़ाइन ओवर हीटिंग के कारण
जो रिएक्टर कोर के पिघलने की संभावना को काफ़ी कम कर देता है। ठीक है, इसका इस तरह से डिज़ाइन है कि कोर जो है पिघलने से हमेशा बचा रहेगा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं क्या है। ALNS को लेकर के है, एडवांस्ड लैंड नेविगेशन सिस्टम को लेकर के है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सेना के लड़ाकू विमानों के लिए ALNS मैक 2 की खरीद के लिए आवश्यकता पर स्वीकृति दे दी है। तो कुल मिलाकर के एडवांस्ड लैंड नेविगेशन सिस्टम जो है अब भारत में यूज़ होगा। ठीक है, किसके किसके साथ संगत है ये, तो नैविक और ग्लोनास जो है उसके साथ ये जो है संगत है एक तरह से, यानी कि कोऑर्डिनेशन में बैठ जाएगा, यूज़ हो जाएगा। ठीक है, किस पर बेस्ड है, तो रिंग लेज़र जायरो पर बेस्ड एक टेक्नोलॉजी है और BEL इसको खरीद रही है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। फिर अगला आता है पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर। तो यूपी गवर्नमेंट ने सोनभद्र में 1200 मेगावाट की पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर परियोजना को मंजूरी दी है। तो कहाँ पर दी है ये चीज़ याद रखनी है, तो सोनभद्र में दी है। ठीक है ना, पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर और कितने मेगावाट की है, तो 1200 मेगावाट की ये क्षमता रख रहा है। यह संयंत्र बिजली उत्पादन के लिए गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का उपयोग करता है। ठीक है, अगली न्यूज़ जो है वहाँ पर है क्रिस्पर या Cas9 टेक्निक। पुरानी टेक्निक है लेकिन इसमें कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो क्रिस्पर में बेसिकली करते क्या है बता दे रहा हूँ आपको। सपोज करिए कि ये DNA है। ठीक है, अब DNA जो है अलग अलग बेसिस से जुड़ा रहता है, वो आपको पता है, एडेनिन, ग्वानिन, मिन और साइटोसिन। ठीक, तो एडेनिन, ग्वानिन अलग अलग जुड़े रहते हैं वो सब, इसको बाकायदे बनाना पड़ेगा, बस नाम यहाँ बगल में लिख दे रहा हूँ मैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है ना, ये 4 नाइट्रोजनी बेस होते हैं जो आपस में जुड़ते हैं। जैसे एडेनिन जो है वो थाइमिन से जुड़ता है, तो ऐसे रेड कलर में मैं मार्क कर दे रहा हूँ, एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है और आपका जो साइटोसिन है वो आपका ग्वानिन से जुड़ेगा। इतना चीज़ समझ लीजिए, बस समझ लीजिए कि इस तरह से बेसेस जुड़े होते हैं। तो होता क्या है इस टेक्निक में भाई, एक जो कोई चीज़ रिप्लेस करना है वो जीन की तरह से रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक, तो इसका फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेक्टेड शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपीट्स, कैस्पर। अब वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि जो मौजूदा क्रिस्पर या Cas9 टेक्निक है उससे थोड़ा सा अधिक उन्नत और सटीक एक जीनोम एडिटिंग प्रणाली विकसित कर ली है। ठीक है, मतलब उससे ज़्यादा एडवांस एक प्रोडक्ट सिस्टम ये लोग खोज लिए हैं और इन्होंने एक बैक्टीरिया पाया है जिसका नाम है रेंसिसेला नोविसिडा बैक्टीरिया। ठीक है, इससे प्राप्त जो FN Cas9 है वो एंजाइम की खोज किया है जो कि अत्यधिक सटीक है, मतलब अभी तक जो क्रिस्पर Cas9 में यूज़ हो रहा था उससे ज़्यादा सटीक ये रेंसिसोला नोविसिडा बैक्टीरिया से प्राप्त एंजाइम है। ठीक है, तो आपको क्रिस्पर Cas9 बताया कि जीनोम एडिटिंग टूल है जिससे DNA अनुक्रमों को सटीक रूप से काटते हैं और संश्लेषित करते हैं। मतलब जहाँ से ज़रूरत होगी वहाँ से इसको काट देंगे और किसी और के साथ संश्लेषित कर देंगे, या किसी पार्ट को काट के किसी और के साथ संश्लेषित कर देंगे। ठीक है, इसमें 2 प्रमुख अणु शामिल होते हैं, जैसे गाइड RNA होता है और Cas9 होता है। मतलब जीनोम के विशिष्ट भाग को खोजना जहाँ पर कोई भी गड़बड़ी है या जहाँ चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सपोज करो किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, तो किसी को जो प्रॉब्लम है वो जीन के एक विशेष भाग में है। ठीक है, और वो उस विशेष भाग के कारण उसकी पूरी शरीर पीड़ित है, तो उसको काट के निकालने की टेक्निक है बेसिकली। तो पहले आप खोज करेंगे और दूसरा Cas9 यानी कि आणविक कैंची के रूप में ये कार्य करता है, तो उसको काट करके निकाल देंगे। ठीक है, उपयोग कैसे होता है, कैंसर में, हेपेटाइटिस B में और हृदय रोग के इलाजों में इसको किया जाता है CRISPR-9 टेक्निक का यूज़। ठीक है, अगली न्यूज़ देखते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर लाओस में रामलला की स्मारक डाक टिकट का अनावरण किए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है कहाँ पर किए हैं, तो लाओस में किए हैं। तो लाओस कहाँ पर है, तो अपने ईस्ट साइड में लाओस पड़ता है। तो लाओस की जो कैपिटल है वो याद रख लीजिएगा, मेरे हिसाब से तो वियंतियाने होता है, वियंतियाने। ठीक है ना, एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। तो कह रहा है कि लाओस की प्राचीन राजधानी लुआंग प्रबांग से भगवान बुद्ध का, प्राचीन राजधानी जो लुआंग प्रबांग है वो भगवान बुद्ध का प्रतिनिधित्व करती थी। अयोध्या से रामलला की मूर्ति की छवि जो है ली गई है और वहाँ पर डाक टिकट जारी किया गया है। और इसकी थीम क्या है, लाओ PDR और भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाना। ठीक है, तो लाओ PDR मतलब पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऐसा कुछ है, और इसकी सांस्कृतिक विरासत का और भारत की सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाना जो टिकट है उसका उद्देश्य है। अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है वेनेजुएला के निकोलस मादुरो। ठीक है, ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो, जो कि तीसरी बार राष्ट्रपति बन गए हैं। तो नाम याद रख लीजिए, निकोलस मादुरो। डायरेक्टली केवल यही चीज़ पूछेगा कि वेनेजुएला के
वर्तमान राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट कौन है? तो नाम है निकोलस मादुरो। ठीक है। वेनेजुएला में सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है पेट्रोल ऑयल रिजर्व। ठीक है ना। और वेनेजुएला जो है आपका आर्थिक क्राइसिस यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। ठीक है। देख लेते हैं, वेनेजुएला विश्व के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक है। भंडारों में से एक नहीं, सबसे बड़ा तेल रिजर्व यहीं पर है। ठीक है। और कभी लैटिन अमेरिका की सबसे उन्नत अर्थव्यवस्था हुआ करता था। ठीक है। आप अगर अमेरिका देखोगे, जो साउथ अमेरिका है, तो ये कुछ, ठीक है, वेनेजुएला, तो ये वाला जो पोर्शन है इतना छोड़ के, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका कुछ ऐसे, ठीक है, ये आपका पड़ता है वेनेजुएला। ठीक। और वेनेजुएला में ZUELA, ठीक है, वेनेजुएला में यहाँ पर इस पोर्शन में, ठीक है, मैराकाराइबो लेक पड़ती है। ठीक है, तो इसको भी लिख सकते हैं, मैराकाइबो लेक पड़ती है और इसी के बगल में ऑयल रिजर्व भी है यहाँ पे। उसके बाद एक चीज़ और जानने लायक है कि यहाँ से एक रिवर बहती है जिसका नाम है ओरिनिको। ठीक है। और ओरिनिको रिवर पर ही सबसे ऊंचा प्रपात है, यानी कि इसको बोलते हैं फॉल, जिसका नाम है एंजल। ठीक है, एंजल जलप्रपात यहीं पर स्थित है। तो आगे की देखते हैं कि परंतु श्री मादुरो की सत्ता में आने के बाद से तेजी से नीचे की ओर गिर गया और मादुरो जो है तिबारा जीत गए। अब क्या कर रहे हैं निकोलस मादुरो, यही जाने। ठीक है, तो चलिए आगे की न्यूज़ देखते हैं। ये तो इस पेज में इतनी ही न्यूज़ है। अगली न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ को लेकर के है, तो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण को लेकर के ये न्यूज़ है। क्या कहता है कि केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री ने राज्यसभा में बताया कि कई दवा की कंपनियों को NPPA से नोटिस प्राप्त हुए और सरकार ने औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश का उल्लंघन कर 73 करोड़ रुपए वसूले। किसने बताया है, तो जो केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री हैं उन्होंने राज्यसभा को बताया कि ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको NPPA से नोटिस प्राप्त हुआ और सरकार ने औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश का उल्लंघन किया और फिर 73 करोड़ रुपए वसूल लिए। NPPA क्या है, तो 1997 में औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 1995 के तहत नियंत्रित थोक औषधियों और फार्मूले की कीमत तय करने और संशोधित करने तथा देश में औषधियों की कीमतें और उपलब्धता को लागू करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। यह औषधियों के मूल्य निर्धारण तथा किफ़ायती मूल्य पर औषधियों की उपलब्धता की पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए स्वतंत्र नियामक है। ठीक है, तो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के बारे में आपको पता चल चुका है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी, तो मुझे लगता है कि ये जो इंपॉर्टेंट मैंने लगाया है इसको हटा देते हैं यहाँ से। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं पार्किंसंस रोग को लेकर के। तो शोधकर्ताओं ने पार्किंसंस रोग के बारे में कुछ बातें बताई हैं। क्या कहा है कि जीन उत्परिवर्तन की अपेक्षा, यानी कि जो जीन म्यूटेशन होता है उसकी अपेक्षा अधिक व्यापकता से संकेत देती है कि उनके लिए आनुवांशिक परीक्षण अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ठीक है, तो उनका एक जेनेटिक टेस्ट भी होना चाहिए, ऐसा कुछ पार्किंसंस रोग जो है बता रहा है, क्योंकि जीन म्यूटेशन हो रहा है। ठीक है, सामान्य शब्दों में मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि पार्किंसन रोग में जितना लोग सोचते हैं कि जीन म्यूटेशन हो रहा है उससे कहीं अधिक तेज़ी से होता है, इसीलिए जो जेनेटिक टेस्ट है वो कराना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, यह एक प्रगतिशील तंत्रिका संबंधी विकार है, यानी कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एक डिजीज़ है जो कि तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम और तंत्रिकाओं द्वारा नियंत्रित शरीर के भागों को प्रभावित करती है। ठीक है, इसमें रोगी अपनी गतिविधि और शरीर का संतुलन नहीं बना पाता है, यानी कि अगर रोगी जो है चल के कुछ दूरी कोई सामान लेना है तो वो अपना शरीर का बैलेंस नहीं बना पाएगा। ठीक है, अगला आता है एक अभ्यास है, इसका नाम है तरंग शक्ति अभ्यास 2024। 2 चरणों में हुआ है ये, तमिलनाडु और राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी ये दोनों चरण जो है कर रहे हैं, यानी कि तमिलनाडु और राजस्थान में दोनों चरण हो रहे हैं। भारत में आयोजित अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अभ्यास होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में हुआ सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अभ्यास कौन सा है, तो उसका नाम है तरंग शक्ति। याद रखिएगा दोस्तों, तरंग शक्ति
बिल्कुल भी भूलना नहीं है कि तरंग शक्ति अभ्यास जो है भारत में हुआ सबसे बड़ा अभ्यास है, जो कि 2 स्थानों पर हो रहा है, तमिलनाडु और राजस्थान में। ठीक है, 51 देश इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है, जिसमें से लगभग 30 देश जो है वो भाग लेंगे। कि आमंत्रित ज़्यादा लोग को किया गया है, जैसे होता नहीं है शादी में न्योता ज़्यादा लोग को बटा है, लेकिन मतलब कार्ड ज़्यादा लोग को बटा है, लेकिन आए कम लोग हैं, या फिर ऐसा कह लो कि न्योता कम लोग दिए हैं। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ यहाँ पर स्थिति है तरंग शक्ति को लेकर के। अगला एक विधेयक है, क्या है? भारतीय वायुयान विधेयक। हालांकि ये केवल विधेयक है, अभी बिल बना या नहीं बना ये हम लोग इसी न्यूज़ में आगे देखेंगे। 90 साल पुराना जो हम लोग का वायुयान अधिनियम 1934 है, उसको रिप्लेस करेगा भारतीय वायुयान विधेयक, नया वाला। ठीक है, उद्देश्य क्या है कि 1934 के अधिनियम में विद्यमान जो अस्पष्टताएं हैं, क्योंकि अंग्रेजों के समय में वो अधिनियम आया, तो उसको दूर करना है, और विमानन क्षेत्र जो हम लोग का एविगेशन फील्ड है, उसमें व्यवसाय व विनिर्माण को सुगम बनाना है। यानी कि किस तरह से उसमें मैन्युफैक्चरिंग चीज़ों को बढ़ाया जा सके, मैन्युफैक्चरिंग किया जा सके, और जो भी बिजनेस या व्यवसाय है उसको ठीक किया जा सके। आत्मनिर्भर भारत के पहल के अनुरूप है। आपको पता है कि देखिए, जब भी कोई चेंज होगा आज के समय में, तो ये प्रोएक्टिव गवर्नमेंट है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं, एक्सेप्ट करने वाली बात है कि चीज़ों में, हर चीज़ में प्राइवेट चीज़ों को इन्वॉल्व कर रही है। उसमें 2 चीज़ें होती हैं कि सरकार भी देख रही है कि पिछले 70-75 साल हो गए आज़ाद हुए। ठीक है, तो जितनी इंडिपेंडेंस या जितनी ग्रोथ होनी चाहिए बिना प्राइवेट पार्टनरशिप के नहीं हो सकती। ठीक है, तो सरकार अपना विज़न बिल्कुल क्लियर रखी है कि प्राइवेट का भी हम लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट रखेंगे, और फिर देश की ग्रोथ तेज़ी के साथ करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आप देखते हैं कि चीज़ें ज़्यादा सुनियोजित, या ऐसे कह सकते हो कि मैनेजमेंट, प्रबंधन वहाँ का ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो कहीं कहीं प्राइवेट सेक्टर को रखना अच्छा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो है वो थोड़ी सी एम्पैथी रखे लोगों के साथ, सिंपैथी रखे अगर गरीब है कोई, और उस हिसाब से काम करे जैसे गवर्नमेंट नॉर्म्स पे होता है। हालांकि चीज़ों को द्रुत गति से या तेज़ गति से किया जाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट पार्टनरशिप होना अच्छी बात है। वो हमेशा ये नहीं सोचा जाना चाहिए, देखिए, कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। अगर प्राइवेटाइजेशन से कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं और उसमें गरीबों के हितों का ध्यान भी रखा जा रहा है, या विद्यार्थियों के हितों का ध्यान भी रखा जा रहा है, तो फिर वो बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, अगला है बैगलेस डे। तो शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि 6 से 8 के जो विद्यार्थी हैं वो बैगलेस डे, यानी कि बगैर बस्ते के स्कूल आ सकते हैं। पहले से ही विद्यालयों में शनिवार को नो बैग डे चलता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, लेकिन ये नो बैग डे नहीं है, ये क्या है? ये है बैगलेस डे। ठीक है, तो याद रखना है कि इसका नाम है बैगलेस डे। इसमें कहा गया है कि सभी विद्यार्थी 10 दिन बगैर बस्ते के स्कूल आ सकते हैं, लेकिन उस दिन ये लोग व्यावसायिक कारीगरों के साथ इंटर्नशिप करेंगे, यानी कि बढ़ई, माली, कुम्हार, कलाकार इत्यादि लोगों के साथ जो है समय बिताएंगे। उस दिन देखेंगे कि किस तरह से उनके काम होते हैं, उनके उपकरणों को देखेंगे, अपरेटस देखेंगे। ठीक है, या जैसे जो लोग जिसमें इंटरेस्ट लेते हैं, बेसिकली उनका इंटरेस्ट पता चलेगा कि कुछ लोग लकड़ी के काम में या नक्काशियों में इंटरेस्ट लेंगे, कुछ लोग राजगीर के काम में इंटरेस्ट लेंगे, कुछ लोग लोहे के काम में इंटरेस्ट लेंगे, तो उस हिसाब से कलाकारों के साथ ये लोग इंटर्न करेंगे। ठीक है, अगला न्यूज़ है यहाँ पर राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल कह सकते हैं, इन्होंने महिला उद्यमिता कार्यक्रम शुरू किया है। तो कार्यक्रम का नाम याद रखना है, किसने शुरू किया ये याद रखना है कि महिला उद्यमिता कार्यक्रम किसने शुरू किया है, तो NSDC ने शुरू किया है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है दोस्तों कि 25 लाख महिला उद्यमियों को कौशल, ज्ञान, संसाधन और वित्तीय अनुदान प्रदान करके सशक्त बनाना है, कि उनको कुछ स्किल सिखा देंगे महिलाओं को। सपोज करो कि महिला के लायक जो भी चीज़, जैसे अगरबत्ती बनाने का काम है, मोमबत्ती बनाने का काम है, ठीक है, इसी तरह छोटे छोटे कुटीर उद्योगों में कहीं भी लगा देंगे। तो पहला तो स्किल सिखा देंगे, दूसरा नॉलेज देंगे किसी चीज़ के बारे में। जैसे आपने ड्रोन दीदी परियोजना मैंने जब बताया, तो उसको ध्यान में होगा कि भाई उन लोगों को ड्रोन की एक ठीक ठाक पैसे दिए जा रहे हैं और स्किल दिया जा रहा है कि कैसे ड्रोन चलाना है, कैसे उसका रख रखाव करना है। ठीक है, तो इसी तरह से उनको ज्ञान दिया जाएगा, कुछ टेक्निकल ज्ञान भी दे दिया जाएगा। फिर उनको संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। अगर वो काम कर सकते हैं तो रिसोर्सेज दिए जाएंगे और वित्तीय अनुदान भी दिया जाएगा। अगर वो खुद से कर सकते हैं तो फिर उनको वित्तीय अनुदान दिया जाएगा। ठीक, और इस सब के द्वारा मेन उद्देश्य है उनको सशक्त या एम्पावर्ड करना। ठीक है, ठीक है। अगला आता है निःशुल्क ऑनलाइन स्व शिक्षण उद्यमिता कोर्स प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अगर वो चाहती हैं कि हम लोग कोई कोर्स कर सकें, कोई भी कोर्स, सपोज करो कि कंप्यूटर का कोर्स कर सके, उन लोग को लगता है कि हम लोग के गांव में या जहां भी वो रहते हैं आसपास में अगर 1-2 कंप्यूटर की दुकान लगा दी जाए, प्रिंट आउट, फोटोकॉपी, इंटर इत्यादि, फॉर्म भरने इत्यादि की ट्रेनिंग दे दी जाए, तो हम लोग वो कर लेंगे। तो उस तरह के भी स्व शिक्षण उद्यमिता कोर्स भी इनको प्रदान किए जाएंगे।
कोर्स जो है स्किल इंडिया डिजिटल हब यानी कि सिद्ध जिसको बोलते हैं उसके माध्यम से प्रदान किया जाएंगे। तो याद रखिएगा, महिला उद्यमिता कार्यक्रम शुरू किया गया है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा, जिसमें महिलाओं को हर तरह की चीज़ें, इवन वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी जिससे उनका एम्पावरमेंट हो या सशक्त बने वो। अगला है कि साधना सक्सेना, तो बस नाम याद कर लीजिए, साधना सक्सेना, ठीक है। ये आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला डीजी होंगी, बस नाम याद करिए और इसमें कुछ भी नहीं याद रखना है, ठीक है। तो साधना सक्सेना जो है आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला डीजी है, ठीक। अगला है प्रीति सूदन। प्रीति सूदन का नाम भी बस नाम याद करिए, यूपीएससी की चेयरमैन नियुक्त किया गया है इनको। तो प्रीति सूदन 1983 बैच की आईएएस अधिकारी हैं, तो नाम बस याद कर लीजिए, प्रीति सूदन, जो कि यूपीएससी की चेयरमैन हुई हैं, ठीक है। कितने आर्टिकल में यूपीएससी है, तो आर्टिकल 315 से लेकर के और आर्टिकल 323 तक, ठीक है। तो पार्ट 14 में आता है, ठीक है। एक चीज़ और याद रखनी है कि पार्ट 14 जो स्टार्ट होता है वो 308 से लेकर के 323 तक चलता है। तो 308 से आप इसको 314 तक डिवाइड कर सकते हो, 315 से 323 तक डिवाइड कर सकते हो, और 323 में ही, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव और नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आता है, और 324 से आपका 329 तक आता है इलेक्शन कमीशन, जो कि पार्ट 15 है, ठीक है ना। चलिए अगली न्यूज़ है, गोवा में गोयम विनामूल्य विज योजन। तो बस याद रख लेना है कि गोवा में कौन सी योजना शुरू हुई है, नाम एक बारी फिर से देख लीजिए, गोयम विनामूल्य विज योजन। ये सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अनुरूप ही छतों पर जो है सोलर पैनल लगाने के लिए ये योजना आई है, ठीक है। सेबी ने निवेशकों के लिए सेवा चैटबॉट स्टार्ट किया। अब चैटबॉट क्या होता है? चैटबॉट ये होता है कि आप जब साइट पे जाओगे तो चैटबॉट एक मतलब एक ऐसे कार्टून टाइप का आएगा आपके सामने, उसमें जब आप मैसेज टाइप करोगे तो आपको आंसर देगा, तो उसको बोलते हैं चैटबॉट, मतलब वो चैट कर लेगा आपसे। एक तरह का बॉट है, मतलब एक तरह का आप समझ लो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा प्रेरित एक ऐप है, ठीक है। तो पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूतियों विनिमय बोर्ड, जिसको सेबी कहते हैं, ने प्रतिभूति बाजार के निवेशकों की मदद के लिए सेवा नाम का चैटबॉट, एक वर्चुअल चैटबॉट जो है पेश किया है। सेवा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम चैटबॉट है जो कि निवेशकों के सवालों के जवाब देगा, ठीक है। तो बस नाम याद रखिएगा, सेवा चैटबॉट किसका है? चैटबॉट किसका है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेबी का, ठीक है। आप बताओ कि बार्ड किसका है, ठीक है, जेमिनी किसका है, ठीक है, और आपका चैट जीपीटी किसका है, और एक और कंपनी का है कोपायलट, ठीक है। सबका कमेंट बॉक्स में बताओ कि किसका किसका ये चैटबॉट है, ठीक है। हो सकता है कोई एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ये पेज खत्म हो गया, नेक्स्ट पेज का न्यूज़ देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, केंद्रीय बजट 2024-25 में बड़े शहरों के लिए ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट योजना की घोषणा की गई है। तो टॉड करके याद रखिए, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है ना, टॉड से याद रख सकते हो। क्या है कि 30 लाख से अधिक आबादी वाले जो 14 बड़े शहर हैं, 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहर हैं, उनके लिए ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट योजना और रणनीतियाँ, ऐसा कुछ टॉड रणनीति और योजना बनाई जाएगी। अभिनव शहरी पहल है, मतलब एक तरह की न्यू इनोवेटिव पहल है, जिसमें मौजूदा और भविष्य की सार्वजनिक परिवहन और संरचनाओं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है एक तरह से आपका परिवहन का, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का, और उनका प्रयोग करने वाले जो यात्री हैं उनके लिए सस्टेनेबल मोबिलिटी की सुविधा प्रदान की जाएगी। देखिए महत्व तो क्या है इसका, कि अगर टॉड सुविधा आ जाती है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट सुविधा आती है, तो उसके निकट होने के कारण रियल इस्टेट के मूल्य में वृद्धि होती है। आवागमन में कम समय लगने के कारण कर्मचारियों और श्रमिकों की कार्य उत्पादकता बढ़ जाती है। कि भाई अगर अच्छा डेवलपमेंट कर दोगे किसी स्थान पर, चाहे सड़कों का या फिर कनेक्टिविटी बढ़िया दे दोगे, तो लोग जल्दी आ जा सकेंगे, और उससे जो उनकी कार्य क्षमता है, जैसे मान लीजिए कि रोड बहुत गड़बड़ अगर है कहीं जाने की और आपको 50 किलोमीटर यात्रा करना है, सपोज करो पहले यहीं से बनारस जाना होता था, तो बहुत सारे लोग गाड़ी प्रेफर नहीं करते थे कि अपनी कार से चले जाएं। अब चीज़ें काफ़ी सुधर गई हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी इतनी नहीं सुधरी हैं जितना लखनऊ जाना सुधर गया है, ठीक। तो जितनी अच्छी रोड रहेगी उतना बढ़िया कनेक्टिविटी के जरिए आप जल्दी जा सकते हैं, पहली चीज़ ये, और वहाँ जा करके मेंटली थोड़ा
अच्छा फील करेंगे, लाइट फील करेंगे। तो वही चीज़ बता रहा है कि कुल मिलाकर के प्रोडक्टिविटी जो होगी, कार्य क्षमता जो होगी वो बढ़ जाएगी। पर्यावरण को कम नुकसान होगा कि कार्बन फुटप्रिंट, यानी कि पर्यावरण पर जो हम लोग छाप छोड़ते हैं ना, उसी को कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। कि कहीं अगर 18 घंटे लगा रहे हो 400 किलोमीटर जाने में और कहीं वहाँ पर 6 घंटे लग रहे हैं, तो दोनों में कार्बन फुटप्रिंट किस में ज़्यादा होगा? जिसमें 18 घंटे लगा रहे हो आप, ठीक है, अगर एक गाड़ी से जा रहे हो या किसी चीज़ से जा रहे हो। तो कहने का मतलब है कि कार्बन फुटप्रिंट भी जो है कम आएगा और वायु प्रदूषण उससे कमी होती है। हरित क्षेत्रों में वृद्धि और उनका संरक्षण अच्छा होता है। अगला है सीबीएसई ने परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए, बहुत बढ़िया स्कीम है, ठीक है। तो परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए सफल साइकिल स्टार्ट किया है, ठीक है। तो नाम याद कर लीजिए, सफल साइकिल 2024, ठीक। तो सफल साइकिल किसने स्टार्ट किया है? बस आपको यही याद रहेगा, एक सेकंड, सीबीएसई, तो यही केवल याद रहेगा तो भी एग्जाम में हिट हो जाएगा क्वेश्चन। तो सफल साइकिल किसने स्टार्ट किया है? सीबीएसई ने स्टार्ट किया है। क्यों स्टार्ट किया है? तो जो परीक्षार्थी हैं, जो एस्पायरेंट्स हैं, उनके तनाव को कम करने के लिए, हेडेक कम करने के लिए। है क्या सफल का फुल फॉर्म? तो स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग, ठीक है। तो सफल का फुल फॉर्म है। उद्देश्य क्या है? कि जो लर्निंग गैप हो रहा है उसका वास्तविक अनुमान लगाना, ठीक है। लर्निंग गैप का मतलब ये हुआ कि भाई इनको पढ़ाया क्या जा रहा है और वो समझ क्या रहे हैं, तो बीच में लर्निंग गैप हो जाती है, ठीक है, कितना सीखा जिसको बोलते हैं। तो लर्निंग गैप हो रहा है तो उसका पता लगाएगा ये सफल, और इस पर पहली सेंसस होगी, मतलब एक तरह से लर्निंग गैप की पहली सेंसस का नाम सफल आप कह सकते हो, ठीक है। इससे समय पर समस्याओं को अंदाजा लगा करके सुधार किया जा सकता है और सुधार संबंधी उपाय भी करने में मदद मिल जाएगी। क्लास 3, 5 और 8 के लिए योग्यता आधारित मूल्यांकन है एक तरह से, यानी कि तो एलिजिबिलिटी बेस्ड इवैल्यूएशन है ये। इसके प्रमुख अवधारणाओं ज्ञान के उपयोग और उच्च स्तर की थिंकिंग स्किल का आकलन किया जाता है। मतलब देखिए बहुत कठिन लैंग्वेज लिखा है, सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि 3, 5 और 8 के लिए किया जाएगा एलिजिबिलिटी बेस्ड इवैल्यूएशन, कि बच्चों को कितना आ चुका है, ठीक है, मूल्यांकन करेंगे, योग्यता कितनी हो चुकी है उनकी, कितना यूज़ कर पा रहे हैं जो उनके पास नॉलेज है उसकी, और कितनी उनके पास क्रिटिकल थिंकिंग है, यानी कि थिंकिंग स्किल किस तरह की रखे हुए हैं, ठीक है। रटने के बजाय मूल अवधारणाओं को समझने पर जो है जोर देना, इसका मेन जो फंडा है, ये जो सफल स्कीम है उसका मेन फंडा ये रहेगा। सफल टेस्ट में शामिल होने के लिए किसी अतिरिक्त कक्षा या विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं है, जनरली लोगों को सफल टेस्ट में शामिल कर दिया जाएगा, ठीक है। किसकी है? तो सीबीएसई की है, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। ठीक है, चलिए अगली जो न्यूज़ है वो है नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज़, कि कोई भी ऐसे रेयर यानी कि दुर्लभ बीमारी होती है, 2021 में आई थी ये, अगर दुर्लभ बीमारी होती है तो उसके लिए नेशनल पॉलिसी आई थी। लेकिन 3 वर्षों में दुर्लभ रोगों के लिए 12 उत्कृष्टता केंद्र यानी कि COEs ने ही राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति के तहत सरकार द्वारा प्रदान की गई धनराशि का उपयोग किया है। तो सबसे दुखद बात यह है कि 12 उत्कृष्टता केंद्र में से पिछले जो है 3 वर्षों में केवल इन्हीं 12 लोगों ने ही राष्ट्रीय दुर्लभ नीति रोग यानी कि NPRD जो था उसके तहत सेंटर फॉर एक्सीलेंस ने ही जो है धनराशि का प्रयोग किया है, जो पैसे दिए जाते हैं जो कि दुर्लभ रोगों के निदान हेतु या रोकथाम या उपचार के लिए पैसे इन लोग को दिए जा रहे हैं। NPRD का गठन हुआ था 2021 में और परिवार एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ हुआ था। दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित रोगियों के लिए प्रबंधन के लिए ये स्कीम जो है आई थी और उद्देश्य था कि ऐसी बीमारियों की रोकथाम, शीघ्र पहचान और उपचार किया जाए। 3 समूहों में इसको बांटा गया था। नोट्स में देख लीजिएगा किस तरह की बीमारियों को दुर्लभ रोगों में शामिल किया गया है। समझना क्या है कि समझना ये था कि राष्ट्रीय आरोग्य निधि, जिसको रैन बोल रहे हैं, कि अम्ब्रेला योजना के बाहर NPRD 2021 में उल्लिखित किसी भी COEs के लिए यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो थे उसमें उपचार के लिए 50 लाख की वित्तीय सहायता का प्रावधान था। लेकिन पता चला है कि केवल 12 जो आपके केंद्र हैं, ठीक है, 12 जो उत्कृष्टता केंद्र है यानी कि एक्सीलेंस सेंटर है, वही इस पैसे का उपयोग करने में सक्षम रहे हैं, ठीक है। अगला एक न्यूज़ में है खाड़ी, जिसका नाम है बोहाई खाड़ी। उसके किनारे एक चीन का प्रवासी पक्षी अभ्यारण्य है, उसको अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। बोहाई खाड़ी के बारे में जान लेते हैं कि पूर्वोत्तर और उत्तरी चीन के तट पर पीले सागर की सबसे बड़ी खाड़ी जो है, सबसे भीतरी खाड़ी जो है, वो आपकी बोहाई खाड़ी है। तो नाम याद रखिएगा। इसे चिली की खाड़ी या पेचिली की खाड़ी भी कहा जाता है। तो चिली की खाड़ी भी नाम याद रख सकते हैं, क्षेत्रफल कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। और यहाँ पर जो है दूसरी सबसे लंबी नदी जो चीन की है, पीली नदी, इस खाड़ी में आकर के गिरती है, यानी कि येलो रिवर जो है
लगभग जो चाइना के बीच से गुजरती है, ठीक है, वो आकर के बोहाई की खाड़ी में गिरती है। और बोहाई की खाड़ी के पास जो आपका प्रवासी पक्षी अभ्यारण्य है उसको विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को ने शामिल किया है, इसलिए ये चीज़ें न्यूज़ में थी। अगला है निपुण भारत मिशन, ठीक है, NBM के नाम से भी जानते हैं। तो किसने ये योजना राज्यसभा में पेश की? तो महिला एवं बाल विकास मंत्री ने राज्यसभा में ये निपुण भारत योजना पेश की। निपुण का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ठीक है। तो शिक्षा मंत्रालय ने निपुण भारत मिशन का शुभारंभ किया था। ग्रेड 3 से जो है ये स्टार्ट होता है, मतलब प्री स्कूल से लेकर के, और ग्रेड 3 तक रहता है, और 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों पर केंद्रित है। तो देखिए मोर देन वन ऑप्शंस में इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि कब से स्टार्ट है, तो दे देगा ग्रेड 3 से 5 तक है, या ग्रेड 3 से 8 तक है, ठीक है, या ग्रेड 1 से 5 तक है, ठीक है। तो याद रखना है कि प्री स्कूल से लेकर के ग्रेड 3 तक है, और 3 से 9 वर्ष के बच्चों की आयु पर जो है निपुण पूरी तरह से केंद्रित होता है, ठीक है। तो किस तरह से ये लागू होता है? तो राष्ट्रीय रूप से राज्यों में, फिर राज्य अपने ज़िलों में, ज़िले अपने ब्लॉक में, और ब्लॉक से स्कूलों में ये लागू होता है, ठीक है। किसकी है प्रायोजित योजना? तो समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना है, और सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ में लागू होता है। 5 स्तरीय कार्यान्वयन है जो मैंने आपको बता दिया है। मिशन के लक्ष्य और उद्देश्य को सभी सरकारी स्कूल, ठीक है, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों द्वारा प्राप्त किया जाना है। कब तक का लक्ष्य है? 2026-27 तक का लक्ष्य जो है दिया जा रहा है। और उसमें FLN यानी कि आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, यानी कि फाउंडेशनल, TIONAL, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ठीक है, ये कौशल जो है प्राप्त किया जाना है। तो निपुण भारत मिशन के बारे में थोड़ा बहुत आप जान चुके हैं। 2-3 ऑप्शन बन सकते हैं, तो आप एक तो एज याद रखिएगा इसकी, ठीक है, दूसरा पॉइंट याद रखिएगा किस क्लास से किस क्लास तक है, ठीक है, और आप ईयर याद रखिएगा कि 2026-27 तक का लक्ष्य दिया गया है, ठीक। और फुल फॉर्म तो याद रखना ही रखना है, तो एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ठीक है। तो ये जो है फुल फॉर्म है इसका। अगली न्यूज़ है पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ये पॉइंट आता है तो केरल में स्थित है पेरियार टाइगर रिजर्व। सबसे बेहतर रख रखाव वाला बाघ रिजर्व है। इसके लिए मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन द्वारा 5वें चक्र के अनुसार ऐसा बताया गया है। मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन ने बताया है केंद्र सरकार द्वारा ये किया जाता है कि पेरियार टाइगर रिजर्व देश में सबसे बेहतर रख रखाव वाला बाघ रिजर्व है, यानी कि वहाँ पर जो बाघों को रखने के लिए जो भी एरिया है वहाँ पर बेटर तरीके से, ठीक ठाक तरीके से रखा गया है, जिसमें बाघ सबसे व्यवस्थित रूप से रह रहे हैं, ठीक है। पश्चिमी घाट में स्थित है, ये पेरियार नदी के नाम पर इसका नाम पड़ा है, और रिजर्व काफ़ी जो है उद्गम काफ़ी रिजर्व के अंदर से ही होता है। जो पेरियार रिवर है वो वहीं से बहती है। यहाँ पर 2 रिवर्स जो है इसको जल प्रदान करती हैं, पहला है पेम्बा और दूसरा है पेरियार रिवर, ठीक है। प्राइमेट्स की 4 प्रमुख प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे दुर्लभ शेर, एक पूंछ वाला मकाक पाया जाता है, नीलगिरी लंगूर पाया जाता है, गीज गोल्डन लंगूर और कॉमन लंगूर पाया जाता है। मतलब कि बाघ के अलावा ये 4 प्राइमेट्स भी वहाँ पर पाए जाते हैं। दुर्लभ नीलगिरी तहर जो है इसी पेरियार टाइगर रिजर्व में पाई जाती है, ठीक है। तो नीलगिरी तहर भी यहाँ पर पाई जा रही है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। लिवर मोरियम क्या है? एक एलिमेंट है, ठीक है, एक एलिमेंट है, एलिमेंट नंबर 116, ठीक है, जिसको बर्कले लैब के 88 इंच साइक्लोट्रॉन में वैज्ञानिकों ने सुपर हेवी तत्व को बनाया है, ठीक है, निर्माण किया है इसका, तो मतलब प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। अति भारी श्रेणी का हिस्सा है, आवर्त सारणी में ज्ञात तत्वों से परे ये मौजूद है, आमतौर पर बहुत अनस्टेबल या अस्थिर है, ठीक है। ये परमाणु संख्या 116 दिया गया है, जो कि ट्रांस यूरेनियम और कृत्रिम रूप से उत्पादित है, ठीक है। कैसे बना? तो क्यूरियम 248 को कैल्शियम 48 के साथ संयोजित किए तो लिवर मोरियम परमाणुओं का निर्माण हुआ। नाम याद रखिएगा, लिवर मोरियम नाम है, लिवर मोरियम नाम है, ठीक है। नाम से ही पूछेगा कि हाल ही में चर्चा में रहने वाला लिवर मोरियम क्या है, तो एक दे देगा कि अति भारी तत्व है, ठीक है, दूसरा दे देगा कि बुध पर भेजा गया कोई उपग्रह है, तीसरा दे देगा कि न्यूज एजेंसी है जो कि आपका कुछ स्टिंग ऑपरेशंस करती है, और चौथा दे देगा कोई और ऑप्शन है, कैसे ही दे देगा, ठीक है, मकड़ी की कोई प्रजाति है लिवर मोरियम। तो याद रखना है कि लिवर मोरियम क्या है? लिवर मोरियम एक भारी तत्व है जो कि परमाणु क्रमांक 16 उसका दिया गया है। महत्व ये है कि उपयोग जो है
भारी तत्वों जैसे 120 के निर्माण के लिए किया जा सकता है, मतलब बाकी तत्व बनाने के लिए इनका निर्माण किया जा सकता है। और इनसे जो है जो भारीतम परमाणु हैं उनके व्यवहार के बारे में बहुमूल्य जानकारी भी मिल सकती है। मतलब कुल मिलाकर के उसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट आपका कंडक्ट कराने पर कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। अगला है INS तंवर। तंवर है ये, ठीक है ना। INS तंवर क्या है, तो भारतीय नौसेना पोत INS तंवर पर भारतीय नौसैनिक कर्मियों को शुभकामनाएं दी जो रूस की नौसेना दिवस पर भाग ले रहे थे। ठीक है, तो इसमें कुछ जाना नहीं है, बस एक चीज़ जान सकते हैं कि हाँ, ये भारतीय नौसेना का तलवार श्रेणी का तीसरा फ्रिगेट है, और कुछ नहीं जानना है। ठीक है, तलवार श्रेणी का तीसरा फ्रिगेट है जो कि रूस में भारतीय नौसेना के लिए निर्मित एक स्टील्थ फ्रिगेट भी है। ठीक है, अगली न्यूज़ क्या है दोस्तों, अगली न्यूज़ है मनु भाकर। तो मनु भाकर का तो आजकल बहुत रील चल रहा है, सब लोग को पता होगा। तो पिस्टल जान जाइए कि 10 मीटर एयर पिस्टल में पाया है इन्होंने, ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है, तो पहला चीज़ ये जानना है कि पिस्टल में जीता है, राइफल में नहीं जीता है। तो 10 मीटर की एयर पिस्टल में जीता है। और कौन सा अवार्ड जीता है, तो ब्रॉन्ज जीता है। और ओलंपिक के इतिहास में शूटिंग में मेडल दिलाने वाली ये भारतीय महिला पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ठीक है, ये 12 साल बाद शूटिंग में मेडल जो है दिलाई हैं। अच्छा, पैरालंपिक की अगर बात की जाए, पैरालंपिक की बात की जाए तो एक बहुत बढ़िया नाम है अवनी लेखरा। तो अवनी लेखरा को आप सब लोग अगर जान रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं जान रहे हो तो एक बारी देख लीजिए किस तरह से उन्होंने जीता था। और 2 बार इंडिया को जो है गोल्ड दिला चुकी हैं, 2 गोल्ड जो है 2 पदक दिलाई हैं, इस बार गोल्ड मिला है उनको। ठीक है, तो लास्ट ईयर का एक बारी कंफर्म करके आप मुझे बता दीजिएगा। तो 2 जो है इनको मिल चुका है। ठीक है, अवनी लेखरा जरूर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, मनु भाकर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अवनी लेखरा है, क्योंकि मनु भाकर को ज़्यादा लाइमलाइट में रखा गया, तो प्रश्न पूछने की संभावना कम हो जाती है कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है लेकिन उनको लाइमलाइट ज़्यादा मिल गई, उनके प्रश्न पूछने की संभावना कम। इस तरह से सोचा करिए कि ये तो आम जनमानस में बच्चे को पता चल चुका है। ठीक, लेकिन अवनी लेखरा के बारे में अभी कम लोगों को पता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा याद रखनी है। अगला है कि एक शिंकुन ला सुरंग है, इसके बारे में मैंने पढ़ा रखा है लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है, उसकी 25वीं वर्षगांठ है। ठीक है, इस अवसर पर जो है शिंकुन ला सुरंग का वो किया गया है, इनॉग्रेशन किया गया है। कह रहा है 15,800 फीट की ऊंचाई पर नीमू पदुम दारचा सड़क पर 4.1 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब सुरंग है। ठीक है, ट्विन ट्यूब का मतलब ये होता है कि 2 सुरंग है। ठीक है, एक ये और एक ये, तो लेकिन इसको जो है आपातकाल में ही केवल प्रयोग में लाया जाएगा, हमेशा इससे ही चीज़ें आवागमन चलेगा। तो ट्विन ट्यूब सुरंग है जिसका 2 साल में निर्माण हुआ है। वर्तमान में यह हर साल कम से कम 5 महीने बर्फ से ढका रहता है ये एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस पेज की न्यूज़ ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट पेज की न्यूज़ हम लोग कर लेते हैं। अगला आ रहा है फुली एक्सेसिबल रूट फॉर बॉन्ड्स। तो आरबीआई ने 14 वर्ष और 30 वर्ष की मैच्योरिटी वाली सभी सरकारी प्रतिभूतियों यानी कि बॉन्ड्स को फार से बाहर रखा है। ठीक है, फुली एक्सेसिबल रूट बॉन्ड्स के बारे में बात की जा रही है कि आरबीआई कहा है कि 14 वर्ष और 30 वर्ष की मैच्योरिटी वाली अगर कोई प्रतिभूति है, सिक्योरिटीज़ हैं या बॉन्ड्स हैं, तो उनको फार से बाहर रखेंगे। फार के तहत विदेशी निवेशकों को भी उपर्युक्त बॉन्ड्स में से किसी भी बाधा के निवेश की अनुमति दी गई है, बिना किसी बाधा के निवेश की अनुमति दी गई है। मतलब वो लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अब कम अवधि की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स में निवेश की उम्मीद ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, फार क्या है, तो आरबीआई ने भारत में निवास नहीं करने वाले यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन जो होते हैं उनको भारत सरकार की कुछ दिनांकित प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति देने के लिए फार की शुरुआत की है। इसके तहत पात्र निवेशक में कोई भी भारत के बाहर का निवासी भी व्यक्ति जो है इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक, तो फुली एक्सेसिबल रूट बॉन्ड्स का नाम दिया गया है। और इसमें एक चीज़ कही गई है कि जो भी 14 साल और 30 साल की मैच्योरिटी वाली प्रतिभूति या बॉन्ड्स होंगे उनको फार में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है ना, फुली एक्सेसिबल नहीं होगी वो चीज़ें। ठीक, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 14 या 30 साल से कम वाले यानी कि 14 साल से बेसिकली जितने कम वाले बॉन्ड्स होंगे अब उसमें इन्वेस्टमेंट के चांसेस जो है ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि फुली एक्सेसिबल उसको कर दिया गया है। और जो एनआरआई हैं यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी बॉन्ड या सिक्योरिटीज़ में। ठीक है, अगला है विश्व धरोहर समिति। इसका जो 46वां सत्र है वो नई दिल्ली में चल रहा था, ये भी न्यूज़ कवर कर दी जाएगी, आपके मैगजीन में भी ये न्यूज़ आ रही है। तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी या विश्व धरोहर समिति जो है कन्वेंशन के कार्यान्वयन के लिए, यूनेस्को के विश्व धरोहर कन्वेंशन के कार्यान्वयन के लिए जो है सत्र इम्पॉर्टेंट था।
अब इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें बिना वजह की है, बस ये जानना है कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ। किलाड़ी गांव, किलाड़ी गांव जो है नाम याद कर लीजिए, किलाड़ी विलेज, ठीक है। तो इस किलाड़ी गांव में अभी पता लगा है टेराकोटा पाइपलाइंस के बारे में, यानी कि मिट्टी की बनी हुई पाइपलाइंस के बारे में। और ये है कहाँ, तो तमिलनाडु में किलाड़ी गांव जो है स्थित है, शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट में। पता चला है कि प्राचीन काल में संरेखण यानी कि अलाइनमेंट जल प्रबंधन प्रणाली से संबंधित प्रचलित ज्ञान था। किलाड़ी गांव संगम युग जो कि 500 बीसी से 300 बीसी का है, यानी कि ईसा पूर्व 500 से 300 सदी पहले का है। यहाँ मंदिरों का शहर कहे जाने वाले मदुरै शहर के नज़दीक जो है वैगई नदी पर स्थित है, ठीक है। ये चीज़ें तो ये याद रखना है। किलाड़ी गांव में अभी जो खोजबीन हुई है, यानी कि पुरातत्वविदों ने जो खोजा है, उसमें आपको टेराकोटा पाइपलाइंस मिली है और अलाइनमेंट मिला है, मतलब कि लाइन में एक दूसरी पाइप जो है, जैसे हम लोग के घर में ड्रेनेज सिस्टम होता है उस तरह का ड्रेनेज सिस्टम पाइप के माध्यम से, टेराकोटा पाइप के माध्यम से मिला हुआ है, ठीक। अगला है नेट्स योजना, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना, जिसको नेट्स बोल रहे हैं, नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम, ठीक है। ठीक है, नेशनल अप्रेंटिस एंड ट्रेनिंग स्कीम जो है ये नेट्स योजना है। कौन स्टार्ट किया है, तो नेट्स 2.0 पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। ये पोर्टल जो भी अप्रेंटिस के लिए पंजीकरण और आवेदन की सुविधा प्रदान करेगा। नेट्स बेसिकली है क्या कि स्नातक व डिप्लोमा छात्रों और व्यावसायिक शिक्षा प्रमाण पत्र धारकों को 6 महीने से 1 साल की अवधि के लिए प्रैक्टिकल प्रदान करता है, मतलब कि प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए, आपको एक अप्रेंटिस कराने के लिए नेट्स का वो हुआ है, गठन हुआ है एक तरीके से, 2.0 मतलब शुरू हुआ है। अगर आप स्नातक हैं यानी कि ग्रेजुएट हैं या डिप्लोमा धारक हैं तो भी, ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा प्रमाण पत्र होना चाहिए। भारतीय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत नेट्स का निर्माण किया गया है। तो मोर देन वन ऑप्शन के लिए ये बहुत सही ट्रिक है, मतलब ये चारों चीज़ें जिस तरह से यहाँ पर लिख करके लाई गई हैं। अंत में प्रशिक्षुओं को दक्षता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। जो भी प्रशिक्षु हैं उनको एक दक्षता प्रमाण पत्र, यानी कि आप एलिजिबल हो चुके हैं या स्किल्ड है, इस तरह का स्किल सर्टिफिकेशन भी इनके साथ किया जाता है। और अप्रेंटिस के दौरान प्रशिक्षुओं को मानदेय राशि दिया जाता है, जिसका 50% सरकार द्वारा नियोक्ता की प्रतिपूर्ति की जाती है। तो 50% जो है सरकार द्वारा नियोक्ता को दिया जाता है, ठीक। यानी कि जिस भी जगह पर आप अप्रेंटिस करोगे तो 50% पैसा सरकार देगी और 50% वो नियोक्ता कंपनी आपको देगी, ठीक है। तो नेट्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अचानक मार टाइगर रिजर्व काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो आपको पता है छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में स्थित है ये अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व, जहाँ पर जो बाघों की संख्या है उसमें आशातीत वृद्धि हुई है, ठीक है। तो 5 से बाघों की संख्या 10 हो गई है, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। कब इस्टेब्लिश हुआ था ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बता दे रहा हूँ 1975 में हुआ था और 2009 में बाघ अभ्यारण्य इसको घोषित किया गया। इसमें कान्हा और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला एक गलियारा भी है, मतलब यहाँ पर कान्हा है, यहाँ पर बांधवगढ़ है, तो इसको अचानक मार जो है जोड़ता है। ये विशाल अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। तो किसका हिस्सा है, तो अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व का ये हिस्सा है। अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व का ये क्या है, हिस्सा है। तो ये भी चीज़ याद रखेंगे। सिंपली याद ये रखना है कि अचानक मार टाइगर रिजर्व जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, कहाँ स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगर जिला पूछ लेता है किसी छत्तीसगढ़ PSC टाइप के एग्जाम में तो बिलासपुर में स्थित है, ये चीज़ याद रखनी है। 2009 में जो है इसको बाघ अभ्यारण्य बनाया गया था, ठीक है। अगला आता है वट्टेझुथु। तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में 100 साल पुराने थलीकिरीश्वर मंदिर में एक वट्टेझुथु और 8 तमिल शिलालेखों की खोज हुई है, ठीक है। तो वट्टेझुथु, ठीक है, वट्टेझुथु और 8 तमिल शिलालेखों की खोज कहाँ हुई है, तो बस नाम याद रख लीजिए। ये वट्टेलुट्टू भी कभी कभी लिखते हैं, जिसे लोकप्रिय रूप से वट्टेझुथु के नाम से जाना जाता है। ये तमिलनाडु और केरल और श्रीलंका की एक शब्दांशीय वर्णमाला तमिल और मलयालम भाषाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो क्या कहाँ स्थित है ये चीज़ याद रखनी है, तमिलनाडु में स्थित है वट्टेझुथु। और क्या खोजा गया है, तो पुराने एक थलीकीश्वर मंदिर है, वहाँ पर प्राचीन शिलालेख या 8 तमिल शिलालेखों की खोज की गई है। अगला है नैनो माइंड टेक्नोलॉजी। कोरियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक साइंस के शोधकर्ताओं ने नैनो मैग्नेटोजेनिक इंटरफेस फॉर
न्यूरोडायनेमिक्स यानी कि नैनो माइंड नामक एक मैग्नेटोजेनेटिक्स तकनीक विकसित की है। मैग्नेटोजेनेटिक्स मैग्नेटोजेनेटिक्स टेक्निक जो है इसी को नैनो माइंड कहा जा रहा है। इसका प्रदर्शन चूहे पे किए हैं और ये प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी संज्ञान, भावना और प्रेरणा जैसे जटिल मस्तिष्क कार्यों को समझने में और उनमें हेर फेर करने की नई संभावनाओं को खोलती है। यानी कि आप जो नैनो माइंड टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा मनुष्य जैसा, मतलब एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप विकसित कर सकते हैं जो कि भावनाओं में हेर फेर भी कर सकता है। जैसे हमारा मन बदलता है उसी तरह नैनो माइंड टेक्नोलॉजी यूज़ करके बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मन भी बदला जा सकता है। इस तरह से कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब बिल्कुल वो मस्तिष्क के कार्यों को समझने में मदद कर रही है ये टेक्नोलॉजी। मैग्नेटोजेनेटिक्स पर बेस्ड है, ठीक है। नैनो मैग्नेटोजेनेटिक्स इंटरफेस फॉर न्यूरॉन्स, जिसको बोल रहे हैं नैनो एंड माइंड, ठीक है। कहाँ को किया है तो कोरियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक साइंसेज ने किया है। एशिया का पहला लो कार्बन जिंक भारत ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है तो हिंजिंक ने लॉन्च किया है। हिंदुस्तान जिंक एक अच्छी कंपनी है, ठीक है, वेदांता ग्रुप की ही पार्ट है ये। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, वेदांता के स्वामित्व वाली हिंदुस्तान जिंक ने लॉन्च किया है। एशिया का पहला कम कार्बन वाला जिंक ब्रांड इकोजेन है ये। विशेष रूप से ऑटोमोटिव क्षेत्र में टिकाऊ और पर्यावरण के लिए अनुकूल सामग्री बनाने की मांग को पूरा करने के लिए जो है इसको विकसित किया गया है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि एशिया का पहला लो कार्बन जिंक भारत की किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है तो हिंजिंक या हिंदुस्तान जिंक नामक कंपनी, जो कि वेदांता द्वारा ओन्ड कंपनी है, उसने बनाया है। और ऑटोमेटिक क्षेत्र में जो है, ऑटोमेटिव क्षेत्र में इसका यूज़ किया जाएगा, ठीक है। अगली जो न्यूज़ है वह भारत में खेला जाएगा एशिया कप 2025। तो ये भी पॉइंट याद रखना है कि 2025 में टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा एशिया कप का, और 34 साल बाद एशिया कप की मेज़बानी जो है भारत को मिली है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछता है कि एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा तो आंसर जो है गर्व से दे दीजिएगा, इंडिया में होगा। और कितने साल बाद होगा तो 34 साल बाद जो है भारत में आयोजन होगा, ठीक है। अगली न्यूज़ देख लेते हैं। परख जो कार्यक्रम है वो आपके छोटे बच्चों के लिए चलता है। तो परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज होलिस्टिक डेवलपमेंट परख द्वारा शिक्षा मंत्रालय का एक वो है, मतलब पहल है कि द्वारा प्रस्तुत की गई एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया कि 9, 10, 11 के छात्रों को प्रदर्शन को कक्षा 12 के अंतिम अंकों में शामिल करने की सिफारिश की गई। मतलब 9, 10 और 11 में आप जैसा परफॉर्म करोगे उसको क्लास 12th में जो है आपका शो करेंगे, यानी कि उसमें शामिल कर देंगे उसके अंकों को। परख यानी कि समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण एक इकाई है जिसे 2023 में NCERT के भीतर स्थापित किया गया था ताकि देश भर में स्कूल बोर्ड के मूल्यांकन को मानकीकृत किया जा सके, ठीक है। यानी कि एक स्टैंडर्डाइजेशन जो है किया जा सके परख कार्यक्रम की मदद से। तो नाम याद रखिएगा और ये याद रखिएगा 9, 10 और 11 के मार्क्स को 12 में जो है शामिल किया जाएगा या शो किया जाएगा। अब ग्रेड के माध्यम से शो किया जाए या अंक के माध्यम से, वो आने वाले समय में पता चलेगा आपको। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस एंड नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट परख का फुल फॉर्म है, ठीक है। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज एंड हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो यही परख का फुल फॉर्म है। तो आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं। इसका दूसरा खंड भी मैं कोशिश करूंगा कि आज ही जो है लॉन्च कर दिया जाए, यानी कि आज तारीख आपकी क्या हो रखी है 29 हो रखी है, तो 29 को ही रात के शेड्यूल में आज हिस्ट्री और मेडियल हिस्ट्री और ज्योग्राफी को स्किप करके इसी को जो है लॉन्च करने का मैं प्लान कर रहा हूँ। तो इसको मैं लॉन्च कर दूंगा। अभी ये लेक्चर आपको 3 बजे से मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले खंड के लिए इतना ही। दूसरे खंड में हम लोग अगस्त की न्यूज़ भी देखेंगे। धन्यवाद।